नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ सत्ता राजनीति का संघर्ष काफी रोचक मोड़ पर खड़ा है। जो तस्वीरें दिख रही है उसमें विविध रंग हैं, विविध बातें हैं, लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेएलकेएम पहली बार लगभग सभी सीटों पर मैदान में है। अपने व्यापक जनाधार के कारण यह नवजात पार्टी किसी न किसी रूप में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आपको बता दें कि मैं हाजिर हूँ लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव और झारखंड का विधानसभा की चौथी किस्त के साथ। यह विश्लेषण होता है डॉक्टर राम कविंद्र का। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। तो डॉक्टर राम कविंद्र कहते हैं कि झारखंड विधानसभा का वर्तमान चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न परिस्थितियों में हो रहा है। 2019 चुनाव के समय राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। भाजपा के शब्दों में डबल इंजन की सरकार, लेकिन जनता की नजर में डबल एक्सीडेंट की सरकार। लोगों के इसी अनुभव का नतीजा था कि भाजपा तो चुनाव हार ही गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद अपने ही पूर्व मंत्री से चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में भाजपा और आसू का गठबंधन भी नहीं बना था। रघुवर दास की हार के कई कारण थे, तो कारणों पर भी सिलसिलेवार नजर दौड़ा लेते हैं। रघुवर दास के शासनकाल में विकास के नाम पर झारखंड को बड़े पूंजीपतियों का चारागाह बनाने की नीति अपनाई गई। गोड्डा का अडानी पावर संयंत्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा कि पूंजीपतियों की सुविधा के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर लैंड बैंक बनाया गया। इसके लिए ग्रामीण जनता के साझा उपयोग की जमीन जब्त की गई। उसी समय वन संरक्षण कानून बना, जिसमें जंगल से आदिवासी जनता को बेदखल करने का हर हथकंडा शामिल है। इसके तहत वन संपदा को सरकार के कब्जे में लेकर पूंजीपतियों के हवाले करने का रास्ता साफ कर दिया गया। देश के बड़े भाग में जारी मुस्लिम विरोधी मॉब लिंचिंग की चिंगारी झारखंड में भी पहुंची और सरकार ने उसे बढ़ावा दिया। भाजपा के एक सांसद ने तो माला पहनाकर ऐसे अभियुक्तों का स्वागत तक किया था। इसके बाद पत्थलगड़ी और सरनाकोट की मांग को देशद्रोह की श्रेणी में डाला गया। मतलब यह कि जिस किसी ने सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाई, उस पर राजद्रोह का लेबल चस्पा कर दिया गया। तो आज की हेमंत सरकार की छवि उतनी दमनकारी नहीं है। यह सरकार रघुवर सरकार के अर्थनीतिक फैसलों को उलटने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, तो उसकी दमनकारी नीतियों का भी अनुसरण नहीं किया। राजद्रोह के मुकदमे हटे तो नहीं, लेकिन उनके अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। मतलब यह कि हेमंत सरकार केंद्र की भाजपा सरकार के साथ मिलजुल से सरकार चलाने की नीति अपनाती रही। फिर भी दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और राजनीतिक विरोधियों के दमन मामले में इसकी नीति बेहतर रही, जिसका लाभ उसे चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष लोक लुभावन घोषणाएं चाहे जितनी कर लें, इस बार मुख्य मुद्दा सांप्रदायिक फांसीवाद बनाम जनतंत्र और संविधान की रक्षा बन गया है। तो यह राजनीतिक संघर्ष काफी रोचक मोड़ पर खड़ा है। इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद से ही भाजपा इसे तोड़ने का हर संभव प्रयास करती रही है। पड़ोसी राज्य बिहार में वह सफल भी रही। इसके विपरीत हेमंत सोरेन ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। इससे जनतंत्र के रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। अपनी गिरफ्तारी के दौर में मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने अपने दल के प्रतिष्ठित नेता चंपाई सोरेन को सौंप दी थी। जेल से निकलने के बाद चंपाई सोरेन ने सत्ता की कमान तो सौंप दी, लेकिन खुद बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए। तो उस समय चर्चा थी कि कोल्हान के 6 विधायक उनके साथ जाने वाले हैं, लेकिन झामुमो नेतृत्व ने इस साजिश को विफल कर दिया। यह न सिर्फ चंपई की बल्कि भाजपा की भी नैतिक हार थी। दरअसल भाजपा की इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है पिछले चुनाव में आदिवासी सुरक्षित सीटों पर उसकी शर्मनाक हार और कोल्हान क्षेत्र से पूरा सफाया। उस समय इन 28 सुरक्षित सीटों में 25 पर झामुमो और कांग्रेस की जीत हुई थी। विपक्षी गठबंधन
तोड़ो के अपने अभियान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेसी सांसद गीता कोरा और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया था। वे दोनों हार गई थी। यहाँ याद कर लेना प्रासंगिक होगा कि पिछले चुनाव में भाजपा सभी आदिवासी सीटों पर हार गई थी। गीता कोरा फिर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से और सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में है। यह दल बदल एक तरफा नहीं है। भाजपा और आसू के भी छोटे बड़े कई नेता झामुमो में या इस खेमे की अन्य पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखने की बात है कि इस खेमा बदल का ठोस नतीजा क्या निकलता है। इस बार के शक्ति संतुलन में मुख्य बात यह है कि दोनों खेमे अपने गठबंधन के सभी घटक दलों को समेट कर मैदान में उतरे हैं। पिछली बार भाजपा अकेले मैदान में थी। इस बार आसू 18, जदयू 2 और लोजपा 1 सीटों पर और बाकी पर भाजपा मैदान में उतरी है। इसके विरुद्ध इंडिया गठबंधन में झामुमो 42, कांग्रेस 38 और राजद 6 के अलावा वामपंथी खेमे से माले 3 सीटों पर मैदान में है। भाकपा और माकपा को इस बार इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली है, फिर भी वे कई सीटों पर मैदान में। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेकेएलएम पहली बार लगभग सभी सीटों पर मैदान में है। आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अगुवा होते हैं जयराम महतो। जयराम महतो खुद पिछली बार के चुनाव में गिरिडीह से चुनावी अखाड़े में थे लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने काफी वोट लाए थे। यह चौका उठा और देश के स्तर पर उनकी चर्चा हुई थी। उनके अन्य उम्मीदवारों ने भी रांची से और अन्य सीटों पर काफी वोट पाए थे। तो अपने व्यापक जनाधार के कारण यह नवजात पार्टी किसी न किसी रूप में बड़ी भूमिका निभा सकती है। पूर्ण गठबंधन की स्थिति के बावजूद कई स्थानीय नेता किसी गुमनाम और बदनाम दल से या निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, जो महत्वपूर्ण भले नहीं लगते हों, लेकिन गलाकाटू संघर्ष की स्थिति में हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो चौथी कड़ी में इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विथरा के सरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। चौथी कड़ी के बाद पांचवी कड़ी का आपको भी इंतजार रहेगा, मुझे भी इंतजार रहेगा। जैसे ही डॉक्टर राम कविंद्र अपनी पांचवी कड़ी के साथ उपलब्ध होंगे, मैं भी हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।